क्लास 11 चैप्टर 12 पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। तो वो चैप्टर आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे 11th में। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और मैं इसको पहले पढ़ा रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, जो कार्बन होता है उसके अंदर आपने 10th में पढ़ा था, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन जो होता है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्या होती है, और बंध बनाकर एक लंबी चेन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, या लंबी श्रृंखला बनाने की। इसको कहते हैं कार्बन का श्रृंखलन का गुण। इसके अलावा कार्बन जो है वो अन्य तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और हेलोजन के साथ भी बना सकता है। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड भी बनता है। तो इस वजह से कार्बन के बहुत से यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो है हम केमिस्ट्री की एक अन्य शाखा में अध्ययन करते हैं जिसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन जो है, अगर आप बात करें हाइड्रोकार्बन की, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन जो है ये 3 भागों में डिवाइड किए थे आपने। जनरली हम इनको कहते थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्केन कहते हैं, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, जितने भी यौगिक में कार्बन उपस्थित है उनमें से अगर किन्हीं 2 कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बनिक यौगिक जो होंगे हाइड्रोकार्बन, वो क्या कहलाएंगे, एल्काइन कहलाते हैं। यहाँ इनका सामान्य सूत्र भी होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन का। इसका होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। यहाँ n जो है कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप n का नंबर क्या रखो 1, तो कार्बन 1 होगा, C1, H जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। तो क्या बनेगा, देखो C2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो पहला जो सदस्य बनता है उसका नाम, एल्केन का जो पहला सदस्य होता है 1 कार्बन वाला, उसे हम मेथेन कहते हैं। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 2 रख दो, n इज इक्वल टू 2, तो आपके पास आएगा ये C2H6। 2 और 2 टू द 4 प्लस 2 6, यानी कि अगर जितने कार्बन है उसके डबल से भी 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो एल्केन होती है। आप फॉर्मूला देख के भी अब पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा C3 और H 3 टू द 6 और 6 प्लस 2 कितने होते हैं, 8, तो ये हो जाएगा प्रोपेन का। इसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन वाली एल्केन को एथेन। तो एक कार्बन को मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ वर्ड यूज होता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और क्योंकि ये एल्केन है तो पीछे एन लगा हुआ है। 4 कार्बन वाले एल्केन को ब्यूटेन कहेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा C4, और यहाँ n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, C4H10, ये हो जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला। इसी तरह से पेंटेन का हो जाएगा C5, 5 प्लस 5, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, मतलब कि डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होती है। देखो 5 का डबल कितना होता है, 10, और 10 में प्लस 2 करो, अगर डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है मतलब कि एल्केन है। तो इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन वाली एल्केन का नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी तरह से C6 और H14, इसको हम कहेंगे हेक्सेन। फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ठीक है,
यहाँ पर एल्कीन की अगर आप बात करें, यहाँ n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। n बराबर 1 वाली एल्कीन हो नहीं सकती, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन होंगे जिनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप n बराबर 2 रखें, तो यहाँ n बराबर 2 रखने से आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला, C2 और 2 2 जा 4। जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो कोई क्या है, एल्कीन, C2H4, इसको हम एथीन कहेंगे। 2 कार्बन को हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एथ, और क्योंकि ईन है, एल्कीन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एथीन। इसी तरह से प्रोपीन, और फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन और पेंटीन। यहाँ एल्काइन की बात करें, n बराबर 2 रखें, तो यहाँ क्या होगा, C2 और 2 2 जब 4, 4 माइनस 2 अगेन क्या हो जाएगा, 2। मतलब कि डबल से 2 कम हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। यहाँ कम से कम किन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसके बाद वैलेंसी जो है हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट करनी है। तो ये देखो एल्काइन का सूत्र ऐसा होता है, एथीन का देखें तो C डबल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। ये तो आपको पता ही होगा। कार्बन जो है वो 14वें वर्ग का तत्व है, और इसके बाह्यतम कोश में 6 कार्बन, 1s2, 2s2 और 2p2, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इसीलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी कि संयोजकता का क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा था, कि कोई भी तत्व जो होता है वो अपने बाह्यतम कोश में अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा या स्थानांतरण करता है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता। तो कार्बन जो है वो जनरली सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है और अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करने के बाद इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 जो होता है वो परमाणु क्रमांक किसका होता है, नियोन का। ठीक है, तो ये नियोन के जैसा अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन है वो सह संयोजक बंध बनाता है, और इसकी संयोजकता 4 होती है। सह संयोजक आबंध बनाता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें ज्यादातर में क्या बनता है, सह संयोजक आबंध बनता है। ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने हुए यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर हमने मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। मीथेन का जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, संकरण होता है इनके बीच में, sp3। और यहाँ पर मैंने बताया था संकरण निकालने का तरीका, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे संकरण में, 1 s और 3 p, तो संकरण का नाम क्या हो गया, sp3। तो जो भी एल्केन होगी उनके कार्बन का संकरण हमेशा sp3 होगा। एल्कीन का जो कार्बन होता है इसका संकरण sp2 होता है, और अगर आप एल्काइन के कार्बन की बात करें तो संकरण sp होता है। हमेशा याद रखना है, संकरण में अगर s करेक्टर बढ़ता है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो अगर आप विद्युत ऋणता का क्रम लिखें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में, तो क्वेश्चन आता है विद्युत ऋणता जो होती है वो एल्काइन की सबसे ज्यादा होगी, देन एल्कीन की होगी, और सबसे कम होगी एल्केन के कार्बन की विद्युत ऋणता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संकरण में s करेक्टर बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ती है। आपको आंसर क्या देना है, संकरण में s करेक्टर बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ती है। यहाँ देखो s करेक्टर कितना है, 50% s करेक्टर है, 50% p है। यहाँ देखो इसका तीसरा भाग है, s कितना है, थर्ड भाग, तो कितना हो जाएगा, 33.3% s करेक्टर है। जबकि अगर इसमें बात करो तो ये इसका चौथा भाग है, मतलब ओनली 25% s करेक्टर है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, तो एल्काइन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर संकरण निकालने का इजी तरीका बताया। जैसे इस कार्बन का आपको संकरण निकालना है, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2, क्योंकि 2 तो क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए संकरण क्या है, sp। इधर देखो इस कार्बन के 1, 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए संकरण क्या है, sp2। ठीक है,
यहाँ भी अगर आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहें तो 2H हो जाए, इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा, sp2। मतलब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसका संकरण sp2 होगा, उन दोनों कार्बन का संकरण sp2 है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना रखा है तो संकरण उसका sp3 होगा, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये दोनों कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने हैं आपको कितने हैं। हमेशा याद रखिए किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में जो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना होता है वो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो केवल कोई भी दो परमाणुओं में जो पहला बॉन्ड बनता है वही सिग्मा होता है, उसके बाद अगर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो तो उसमें वो दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ देखो इस कार्बन के बीच में जो ये एक बॉन्ड है ये तो होगा सिग्मा और ये दोनों कैसे होंगे, पाई, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होगा, ये एक सिग्मा और एक पाई होगा। याद रखो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो केवल एक सिग्मा होता है, दोनों पाई होते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो यहाँ मिक्स करके लिखा है CH, लेकिन एक्चुअल में ये C और H के बीच में क्या है, इस तरह से बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको पहले आप इस तरह से लिख के फिर ये लिखेंगे कि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से ये सिग्मा बॉन्ड है। अब CH3 भी यहाँ मिक्स करके लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये होता कैसे है, CH3 ऐसा होता है, जिसको मिक्स करके हम CH3 लिख देते हैं। तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। अब आप इजीली काउंट कर सकते हैं कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर 10 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड में और एक डबल बॉन्ड में कितने हैं, 2 3 है, 1 2 और 3, तो पाई बॉन्ड इसमें 3 है। इसी तरह से आप इसमें निकाल सकते हैं, देखो पहले तो आप जो CH2 लिखा है इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे, ये CH2 ऐसा होता है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ये CH लिखा है, इसमें भी इस H को आप किससे अटैच कर देंगे, C से। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं हमेशा और एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना पाता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप CH3 को लिख देंगे। अब आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर 9 सिग्मा बॉन्ड है और पाई की बात करें तो 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ लेते हैं, लेकिन वो आपको कंपाउंड को मिक्स करके देंगे, आपको उसको अच्छे से खोल के उसका संरचना सूत्र बनाना है, उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें इन यौगिकों में कार्बन का संकरण बताना है, कार्बन परमाणु का संकरण बताना। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले ही बता दिया था, जिस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे होंगे उसका संकरण sp3 होगा। अगर किसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है उसका संकरण sp2 होगा। ये देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो sp होगा, डबल बॉन्ड बना रखा है तो sp2 होगा, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। बस इस बेसिस पे आपको ये आंसर देना है। यहाँ देखो CH3Cl है, इसको ओपन करके लिखना हमेशा आना चाहिए आपको, CH3Cl। अब ये देखो इस कार्बन के सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3, ठीक है। इसी तरह से CH3CHO को ओपन करके लिखना आना चाहिए, CH3CH डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकती है, एक हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना सकती है, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ CH3CHO को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इस कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, इसीलिए इस कार्बन का संकरण तो sp3 होगा, लेकिन इस कार्बन के 2 बॉन्ड सिंगल है लेकिन एक बॉन्ड भी अगर डबल है तो इसका संकरण sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना है कि अगर कार्बन के चारों बॉन्ड देखने हैं, चारों बॉन्ड अगर सिंगल है तो
कार्बन का संकरण sp3 होगा। लेकिन अगर एक भी बॉन्ड उसने डबल बना रखा है तो उसका संकरण sp2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप HCONH2 को अगर ओपन करके लिखेंगे तो कैसा होगा, देखो HCO, ये C के बाद जो O लिखा है ये C से ही अटैच है, तो C डबल बॉन्ड O और फिर NH2 है, तो ये जो NH2 है ये एक्चुअल में इस कार्बन से अटैच है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है HCONH2 का। मतलब इसको अगर मैं मिक्स करके लिखूंगी तो मैं क्या लिखती हूँ, HCONH2। तो आपको ऐसा दिखेगा इसमें कि ऑक्सीजन से NH2 जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, HCONH2 ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2। ठीक है, इस तरह से आपको संकरण निकालना है। यहाँ भी देखो CH3 CH3 ये हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर अगेन CH, और हमेशा ध्यान रखो C और N जो होता है जब भी होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, क्योंकि देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसके 1 2 3 4 बॉन्ड हो रहे हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है तो इसके 3 बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा संयोजकता का ध्यान रखना है, जिसकी जितनी संयोजकता होती है उसके उतने ही बॉन्ड होने चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। तो धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर जो है इसको ओपन करना आ जाएगा। तो यहाँ देखो इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो इसका संकरण हो गया sp3। इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है इसलिए संकरण हो गया sp2। इस कार्बन ने भी एक डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसका संकरण भी हो गया sp2। लेकिन इस कार्बन ने देखो एक ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो इसका संकरण sp है। इस तरह से आप कार्बन किसी भी यौगिक में कार्बन का संकरण बता सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, आपको स्ट्रक्चर को ओपन करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कार्बन का संकरण और आपको अणु की आकृति भी पूछी है, तो संकरण निकालना तो मैंने बता ही दिया। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3। अगर कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो sp3 होगा। ठीक है, अगर कार्बन ने एक भी डबल बॉन्ड बना रखा है तो उसका संकरण sp2 होगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो संकरण sp होगा। अब याद रखो जब भी संकरण sp3 होता है तो आकृति चतुष्फलकीय होती है, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। अगर sp2 होता है तो ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है, ये भी हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। और अगर sp होगी तो रेखीय होती है, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ लिया था, वापस याद दिला रही हूँ मैं। अब यहाँ देखो, अगर आप इस कार्बन की बात करो जो CH2 डबल बॉन्ड O लिखा है, इसको ओपन करोगे तो CH2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो H और H अगर आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड थोड़ा ना बना पाएंगे। तो यहाँ जो H2 है वो एक्चुअल में हम CH2 इस तरह का होता है, उसी को मिक्स करके CH2 लिखते हैं। ठीक है, अब डबल बॉन्ड O, तो यहाँ देखो इस कार्बन के अब 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 1। ठीक है, तो यहाँ देखो इस कार्बन ने, मैंने कहा था कोई भी कार्बन अगर एक भी डबल बॉन्ड बनाए तो संकरण sp2 होता है, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2। और जैसे ही sp2 संकरण है मतलब ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय। तो आप त्रिकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे हम, इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय। नेक्स्ट है CH3F। अब देखो CH3 और F, अब यहाँ देखो इस कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि संकरण sp3 है, और जब भी संकरण sp3 होगा तो आकृति चतुष्फल की होगी, तो इसकी आकृति चतुष्फल की होगी। और चतुष्फल की आकृति को हम कैसे बनाते थे, ऐसे H H H और F, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है HC ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, मतलब संकरण sp होगा, और ज्यामिति sp होती है तो कैसी होती है, रेखीय। देखो लीनियर स्ट्रक्चर है,
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, रेखीय। यहाँ बुक में थोड़ा मिस्टेक है, उन्होंने संकरण sp3 लिख दिया है, या उसको सही कर देना, इसका संकरण sp है, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, रेखीय। यहाँ है कि कार्बनिक यौगिकों को किस तरह से निरूपित किया जाता है, या किस तरह से उनका अणुसूत्र या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र या संगनित संरचनात्मक सूत्र या आबंध रेखा संरचना सूत्र लिखा जाता है। देखो अणु सूत्र की अगर हम बात करें तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूं, एथेन C2H6, यह एथेन का क्या है, अणु सूत्र। बिल्कुल ही मिक्स कर दिया, कार्बन कितने हैं ये बता दिया, हाइड्रोजन कितने हैं ये बता दिया। इसको कहते हैं एथेन का ये क्या है, अणु सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, पूरा का पूरा सूत्र बॉन्ड के साथ बता दो अलग से, तो C और ये H, ये H, ये H, ये H, H और H, इसको कहेंगे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इससे ज्यादा आप ओपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर आप संगनीत की बात करो तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 तो यहाँ में संगनीत संरचना सूत्र इसका क्या हो जाएगा, CH3 इस तरह से लिखना क्या कहलाता है, संगनीत संरचनात्मक सूत्र। ये देखो CH3 ठीक है। आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कैसे होता है कि इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो जनरली जो होता है ना ये जिगजैग स्ट्रक्चर में होते हैं इस तरह से। तो अगर मैं इसको यूं लिख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे प्रोपेन की बात करते हैं, एथेन के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर मैंने सिर्फ एक लाइन की ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब है कि यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको इसीलिए आबंध रेखा कहते हैं, सिर्फ आबंध दिखाना होता है आपको, बॉन्ड, और कुछ नहीं दिखाना होता, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाने होते। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई परमाणु है तो उसको बताना होता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में। देखो कैसे, जैसे सपोज आपको प्रोपेन लिखना है, C3H8 होता है प्रोपेन का अणु सूत्र, ठीक है। अगर आप इसके संरचना सूत्र की बात करो तो क्या लिखोगे, CH3CH2 और CH3, ये इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। अगर इसको संगनित करना है, ये क्या है, प्रोपेन है, ये प्रोपेन का अणु सूत्र, ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसको अगर संगनित संरचनात्मक सूत्र में बदलना है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए CH3, इसके लिए क्या लिखेंगे CH2 और इसके लिए क्या लिखेंगे CH3। तो ये हो गया इसका संगनित संरचना सूत्र। लेकिन अगर आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो देखो आप क्या करोगे, ये एक लाइन बनाई और ये इस तरह से बनाई, तो देखो इस हर कोने का मतलब कार्बन है, ये देखो एक एंड है, ये एंड है, तो इसका मतलब यहाँ एक कार्बन है, इस एंड पर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है। अब बाकी का जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी, वो हाइड्रोजन लगाकर, मतलब कि यहाँ CH3, ये CH2 और ये क्या है CH3। तो अगर मैं ऐसा भी नहीं लिखूं और मैं सिर्फ ये लिखूं, इसका मतलब भी प्रोपेन है, ये ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। सपोज कि मैंने ऐसा लिख दिया, तो यहाँ देखो कितने कॉर्नर हुए, ये एक कार्बन, ये दो, ये तीन और ये चार, और चारों कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। और चार कार्बन वाली एल्केन, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्केन, चार कार्बन वाली एल्केन को आप क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का ये आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र है, इसमें कार्बन नहीं लिखना है, ये मैंने दिखाने के लिए आपको बताया। ये ब्यूटेन का क्या है, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, इस तरह से, ठीक है। अगर पेंटेन होता तो एक और ऐसा हो जाता, अगर हेक्सेन होता तो यूं हो जाता, हेप्टेन होता तो यूं हो जाता, ऑक्टेन होता तो यूं हो जाता, नोनेन होता तो यूं, और डेकेन होता तो यूं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन वाली एल्केन, डेकेन। तो इसको कहते हैं आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, इस तरह से प्रदर्शित करना। अब यहाँ देखो जैसे कि आपको है दो उदाहरण दे रखे हैं, 3 मेथिल ऑक्टेन और 3 ब्रोमोब्यूटेन है, इसका आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बना दो, ठीक है। सपोज कि ये क्वेश्चन है, तो यहाँ आप आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाने से पहले सबसे पहले 3 मेथिल ऑक्टेन का क्या बनाएंगे, संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे। देखो ऑक्टेन का मतलब होता है, देखो संरचनात्मक सूत्र नाम से कैसे बनाते हैं यहाँ सीखो।
पीछे से शुरू करो, ऑक्टेन लिखा हुआ है। ऑक्टेन का मतलब होता है, ऑक का मतलब होता है 8 कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो एन लगा है इसका मतलब है एल्केन, ये एक एल्केन है। और एल्केन जो होती है उनमें क्या होते हैं, सिर्फ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल आबंध। तो आपको क्या करना है, ऑक्ट का मतलब हुआ 8 कार्बन और इन 8 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 नंबर कार्बन पर मेथिल लगानी है, क्योंकि जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापी, और जो पीछे लिखा होता है वो होती है जनक श्रृंखला या पेरेंट चेन कहते हैं इसको। तो ये तो हो गई पेरेंट चेन, इसमें 3 नंबर कार्बन पर मेथिल लगा हुआ है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर दो इस जनक श्रृंखला की, 1 2 3, तो 3 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। मेथिल कहते हैं CH3 को। ये भी मैं लिखाऊंगी, आपको याद रखना है हमेशा, प्रतिस्थापी के रूप में। प्रतिस्थापी का मतलब होता है पेरेंट चेन से जो अटैच है। ये देखो ये CH4 नहीं है, CH4 होता तो ये बॉन्ड नहीं बना पाता, CH3 है और इसकी एक वैलेंसी जो है वो जनक श्रृंखला से अटैच है। तो इसको हम प्रतिस्थापियों के नामकरण में लिखूंगी, मैं आपको टेबल बना के भेजूंगी। इसको कहते हैं मेथिल, और अगर प्रतिस्थापी में एथिल है C2H5 तो उसको एथिल कहते हैं। इसी तरह से मैं सारे प्रतिस्थापियों के आपको नाम बताऊंगी ताकि आप नामकरण कर पाए। तो यहाँ 3 नंबर कार्बन पर मेथिल लगा हुआ है और ऑक्टेन है, मतलब अब आपको बाकी के कार्बन जो है इनकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन लगाकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, कुल कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो आप 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर लेंगे। यहाँ 2 बना रखे हैं तो 2 और हाइड्रोजन अटैच करेंगे, यहाँ 3 बना रखे हैं तो 1 ही हाइड्रोजन होगी, यहाँ 2 हो जाएगी, 2 2 2 और साइड वाले पे हमेशा 3। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इसका आपको बनाना है अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो कैसे बनाओगे, देखो ये जो पेरेंट चेन है 8 वाली, इसके लिए तो मैंने आपको बताया था इस तरह से करोगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये तो बन गई ऑक्टेन। अब 3 नंबर पे मेथिल लगाना है, मतलब कि 1 2 3 नंबर पे आपको ये मेथिल हो गया, ये हो गया मेथिल। देखो इसका मतलब एक कार्बन हुआ, तो यहाँ पर 3 नंबर कार्बन जो है ये वाला, इस पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। हर एंड का मतलब कार्बन होगा और हर कॉर्नर का मतलब क्या होगा, कार्बन। तो ये हो गया इसका अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। क्योंकि अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखना होता है, इसलिए हमने लिखा नहीं। लेकिन अगर आप 3 ब्रोमोब्यूटेन की बात करें तो यहाँ भी देखो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो आपको 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है और 3 नंबर पे ब्रोमो लगाना है, 1 2 3 नंबर पे आपने क्या लगा लिया, ब्रोमो। ठीक है, हालांकि इसका आईपीएसी नाम ये गलत है, 3 ब्रोमोब्यूटेन नहीं होगा, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा। ठीक है, तो इसको मैं 2 ब्रोमोब्यूटेन कर देती हूँ, क्योंकि नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलते हैं। ऐसे तो आपने 10th में ये नामकरण सीखे होंगे। तो यहाँ से 1 2 ब्रोमोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाना है। तो ये हो गया 3 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब इसका अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाने के लिए देखो मैंने कहा था ब्यूटेन कैसे बनाओगे, ऐसे 1 2 3 4 और 2 नंबर पे ब्रोमो लगाना है, तो 1 और 2 नंबर पे आपने क्या लगा लिया, ब्रोमीन। अब आपको ब्रोमीन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ ऐसा करके इसका मतलब तो कार्बन होता है, नहीं लिखोगे तो कार्बन होगा, इसीलिए हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ है तो उसका प्रतीक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन का क्या हो गया, ये अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो इस तरह से आप अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र जो है लिख सकते हैं।